तो फेयरवेल गैप्स, ये टॉपिक मैंने इससे पहले भी अपने चैनल में कवर किया है। अगर तुमने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा वो देख के आओ, वरना तुम्हें यहाँ मोस्टली कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो बिफोर वी गेट इनटू दिस, मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। ये हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का 8 एपिसोड है, और प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो तुम्हें उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आई आइकन में भी आ रहा होगा। तो प्लीज़ वो देख के फिर यहाँ तक आओ। स्टार्ट करेंगे हम एक चार्ट से। ये चार्ट है नैस्डैक के 1 मिनट का, 5 सितंबर 2005 पे। ये वाला जो चार्ट है, ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, एंडिंग में, एपिसोड 7 में। और मैंने बोला था कि फेयर वैल्यू गैप में ये यहाँ तक प्राइस क्यों आता है वापस डिग करने, जबकि यहाँ पे प्राइस फिल हो जाता है, ये गैप फिल हो जाता है, फिर भी प्राइस यहाँ तक वापस डिग क्यों करता है। इस चीज को हम आज डाइसेक्ट करेंगे। आज हम समझेंगे कि ये प्राइस यहाँ तक वापस से रिट्रेस क्यों करता है। और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ एकदम ध्यान से देखो हर एक स्लाइड, सारी चीज़ों का नोट्स बनाओ, ध्यान दो। और इससे पहले कि हम और चार्ट एग्जांपल्स देखें, पहले एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि एक फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा ब्रीफली समझाया था ये चीज़, लेकिन मैं वापस से ये समझा देता हूँ कि पहले हम एक बेयरिश एग्जांपल लेते हैं। जब प्राइस ऐसे ड्रॉप कर रहा होता है तो यहाँ पे कहीं एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। प्राइस, वो जो गैप होता है ना, उस गैप को एज मैग्नेट यूज करता है वहां तक रिट्रेस करके फिर अपना कंटिन्यू करने के लिए। ये जो गैप्स होते हैं इनको प्राइस एज मैग्नेट यूज करता है पुल करने के लिए। यहाँ तक ही प्राइस आएगा, इस गैप तक, और फिर वो अपना कंटिन्यू करेगा। अब ये गैप बनता क्यों है यहाँ पे? ये गैप इसीलिए बनता है कि इब्डा जो है हमारा, उसका काम है प्राइस को एफिशिएंटली डिलीवर करना। तो जब इब्डा प्राइस को ऐसे लोअर डिलीवर कर रहा होता है, यहाँ पे कहीं कहीं ऐसे गैप्स बन जाते हैं। उन गैप्स के अंदर, उन पॉकेट्स के अंदर क्या होता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को, सारे ट्रेडर्स को फेयर वैल्यू नहीं मिलता है। इसीलिए इसका नाम फेयर वैल्यू गैप है, कि यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स का ऑर्डर फिल नहीं हुआ होता है। जब प्राइस इतने तेजी से ड्रॉप करता है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। और हमें पता ही है इब्डा का काम ही है इन एफिशिएंसीज को, इन ऑर्डर्स को फिल करते हुए मूव करना। तो इसीलिए इब्डा प्राइस को वापस ऊपर डिलीवर करता है, ताकि यहाँ से वो उन सारे ऑर्डर्स को फिल करने के बाद वापस वो अपना कंटिन्यू कर सके। और ये सेम चीज़ बुलिश एग्जांपल में भी एप्लीकेबल है। जब प्राइस ऐसे हायर डिलीवर कर रहा होता है, यहाँ पे अगर कोई गैप मिल जाता है तो प्राइस रिट्रेस करता है उस गैप में, फिर अपना कंटिन्यू करता है, क्योंकि यहाँ पे वंस अगेन बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। अब हम एक फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि ये वो पोजीशन है, ये वो पॉइंट है जहां पे ऐसे ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए, ये वो पॉइंट है जहां पे ऑर्डर्स पेंडिंग है। हम आइडेंटिफाई करेंगे 3 कैंडल पैटर्न से। ये भी एक पैटर्न ही है, लेकिन इसके पीछे हमारे पास लॉजिक है कि ये क्यों बनता है और ये काम क्यों करता है। हमारे पास लॉजिक है, इसीलिए हम इस पैटर्न को मानते हैं। बिना लॉजिक के, बिना नैरेटिव के कोई पैटर्न वैलिड नहीं है। अब हम इस पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब प्राइस ऐसे ड्रॉप कर रहा होता है तो वो ऐसे बेरिश कैंडल्स बनाता है। ऐसे 3 बेरिश कैंडल्स बनते हैं। और जब ये 3 कैंडल्स बनते हैं ना, हमें पता है कि कैंडल्स का एक ऐसे बॉडी होता है और ऊपर और नीचे विक्स होते हैं। तो पहले कैंडल में विक होता है, सेकंड कैंडल में भी नॉर्मल विक होता है, थर्ड कैंडल में भी विक होता है। लेकिन जब
ऐसा होता है कि ये जो सेकंड वाला कैंडल है ना, ये जो बीच में कैंडल है, इसके लेफ्ट में जो कैंडल होता है, इस कैंडल के विक का लो और इस कैंडल के विक का हाई, ये दो जब मीट नहीं करते ना, इन दोनों के बीच में जब ऐसे गैप बना रहता है, तो ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को हम सीबी भी बोलते हैं, सेल साइड इनएफिशिएंसी बाई साइड इम्बैलेंस। और सिमिलरली एक बुलिश गैप को हम बोलते हैं बीसी, बाई साइड इनएफिशिएंसी सेल साइड इम्बैलेंस। तो जब ऐसे पैटर्न हमें देखने मिलता है कि तीन कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स हैं या बेरिश कैंडल्स हैं, या फिर कुछ केसेस में ये कैंडल या ये बुलिश भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही गैप इंपॉर्टेंट है कि इन दो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के विक्स को मीट नहीं करना है। जब तक वो मीट नहीं कर रहे हैं ना, तब तक ये पूरा रीजन हमारा फेयर वाली गैप है, ये पूरा जोन। तो हम जैसे बुलिश एग्जांपल देखते हैं वैसे ही, नहीं ये बेयरिश एग्जांपल था, वैसे ही बुलिश एग्जांपल ऐसा होता है कि जब तीन कंजिक्यूटिव कैंडल्स ऐसे ऊपर जा रहे होते हैं, अगेन इनमें से कोई एक बेयरिश कैंडल भी हो सकता है, ये या फिर ये, डजेंट मैटर। बस उन इस कैंडल का जो थर्ड कैंडल है हमारे बुलिश केस में, उस कैंडल का लो और जो फर्स्ट कैंडल है उस कैंडल का हाई, इन दोनों को मीट नहीं करना है। ये दोनों जब तक मीट नहीं करते, ये पूरा रीजन जो है ये फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस जितना भी ऊपर क्यों ना जाए, वो रिट्रेस करेगा इन गैप्स को, इन इनएफिशिएंसीज को फिल करने के लिए। ये यहाँ पे वीक्स नहीं बने हैं ना, इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे एफिशिएंटली प्राइस डिलीवर नहीं हुआ है। जब प्राइस ऐसे तेजी से ऊपर मूव कर रहा था इस रीजन में, जो जिन लोगों का ऑर्डर्स पेंडिंग रह गया था, वो ऑर्डर्स फिल ही नहीं हो पाया, क्योंकि वीक नीचे आया ही नहीं उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। कैंडल्स ऊपर चलते गए, प्राइस ऊपर डिलीवर करता गया, इनके ऑर्डर्स को पेंडिंग छोड़ के चला गया। इसीलिए ये रीजन्स, ये जोन्स इतने सेंसिटिव होते हैं। और बस यही नहीं, अगर ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हमारा सेकंड कैंडल है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैंडल था, ये थर्ड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल का विक, ये फर्स्ट कैंडल का विक, ये जो बीच में ये गैप बना, इस गैप को भी हम तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। इसका 50% वाला लेवल, 25% वाला लेवल और 75% वाला लेवल। ये तीनों बहुत सेंसिटिव लेवल्स होते हैं। और इनमें से ये जो 50% वाला है, जो बीच वाला लेवल होता है, ये होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। ये लेवल हम मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं इसको। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल, मीन थ्रेशोल्ड 50% एक फेयर वैल्यू गैप का। और इस गैप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? वेल अब हमें पता चल गया कि प्राइस अगर ऐसे ड्रॉप कर रहा है, या फिर बुलिश एग्जांपल देखते हैं, प्राइस ऐसे राइज कर रहा है और प्राइस ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, और प्राइस यहाँ पे एक स्विंग हाई होता है, उस हाई को रेड करता है। मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल हाइज भी थे, और बेटर एग्जांपल के लिए इक्वल हाइज को रेड करता है, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे रिटेल स्टॉप लॉस रेड हो चुके हैं। अगेन ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो वो वीडियोस देख के आओ। अगर यहाँ पे रिटेल स्टॉप रेड हो चुका है, तो हमें पता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करने वाला है, और रिवर्स करके जाएगा कहाँ? इस वाले गैप तक, है ना? इस गैप तक तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो ऑर्डर्स पेंडिंग है, उन ऑर्डर्स को डिलीवर करना है इब्डा को, उन ऑर्डर्स को फिल करना है। तो हम यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी रेड होता है, ये टर्टल सूप होता है, तो हम यहाँ से कोई लोअर टाइम फ्रेम में ड्रॉप करके, यहाँ पे हम CISD का वेट करके CISD पे रिट्रेसमेंट पे सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम टारगेट लगा सकते हैं इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप। एक स्ट्रैटेजी है। मैंने तुम्हें यहाँ पे एक पूरा स्ट्रैटेजी समझा दिया। बस यही तो चाहिए, टर्टल सूप, टर्टल सूप, चेंज इन द स्टेट, और एक इम्बैलेंस जिसको तुम टारगेट कर सको। ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। रियल चार्ट के एग्जांपल्स पे चलते हैं।
सबसे पहले आ जाते हैं यूरो जीबीपी के 4 आवर के चार्ट में। ये चार्ट तुम्हें याद आ रहा है? ये चार्ट मैंने अपने इम्बैलेंस वाले वीडियो में दिखाया था। और तुम यहाँ नोटिस कर सकते हो, ये जो चार्ट था ये लाइव चार्ट था, ये रिप्ले मोड वाला चार्ट नहीं है। ये मार्केट तब रनिंग था, तब कैंडल्स मूव कर रहे थे, इसके आगे का कैंडल प्रिंट ही नहीं हुआ था जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। ये अगस्त के 19 तारीख को मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा होगा अगस्त 19। और मैंने उस वीडियो में क्या बताया था कि ये एक गैप है जो फिल हो चुका है। लेकिन ये जो गैप है ये तो फिल होना बाकी है। तो गेस करो क्या होने वाला है इस गैप के साथ। अगेन याद रखना, मैंने वो वीडियो 5 सितंबर को डाला था, 5 सितंबर को। और ये स्क्रीनशॉट मैंने 19 अगस्त को लिया था। और मैंने उसी टाइम प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस गैप के अंदर कुछ तो होने वाला है। अब अगर हम इस रीजन में थोड़ा सा जूम करें तो हमें ये गैप और अच्छे से दिखेगा। ये वही गैप है, ये वाला, वो सेम गैप है। और ये जो बीच वाला लाइन दिख रहा है ना, ये है उस गैप का 50% वाला लेवल, यानी कि मीन थ्रेशोल्ड। अब पता है इस मीन थ्रेशोल्ड के अंदर क्या हुआ था? पूरा अगर राइट साइड में हम देखें, चार्ट के राइट साइड में मूव करें, तो हमें दिखेगा ये। मैंने बोला था ना, ये इम्बैलेंसेस, ये फेयर वैल्यू गैप्स प्राइस में मैग्नेट के जैसे काम करते हैं। वो प्राइस को अपनी तरफ पुल करते हैं। मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था। मेरे को पता था प्राइस यहां तक वापस आने वाला है, मेरे को पता था। क्या ये डिफिकल्ट है? क्या ये जो पैटर्न है कि इस कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई दोनों मीट नहीं कर रहे, मतलब ये एक इम्बैलेंस है, ये चीज देख पाना क्या ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो तुम भी देख पाओगे। अब इस कैंडल के 50% पे ध्यान देते हैं, जो हमारा मीन थ्रेशोल्ड है। दिख रहा है मीन थ्रेशोल्ड के साथ क्या हुआ? नहीं दिखा? अब दिखा? ये रहा हमारे उस गैप का 50% वाला लेवल। और चेक करो, प्राइस ऊपर रिट्रेस करता है, गैप को, गैप के अंदर तक जाता है, और उस 50% वाले लेवल के ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं कर पाता है। एक बार, दो बार, 3 बार ट्राई करता है उसके ऊपर जाने का, लेकिन हर एक बार क्लोजिंग नीचे आके आ देता है। हर बार क्लोजिंग नीचे। इतना प्रेसाइज होता है प्राइस, इतना प्रेसाइज होता है ना, इसलिए मेरे को चार्ट्स रीड करना इतना अच्छा लगता है। यू नो व्हाट्स द फन पार्ट? आज 11 सितंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के चार्ट्स देख रहा हूँ, तुम्हें ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ। इसे कहते हैं मैरिड टू द गेम होना। ये मेरे को चार्ट्स में जो चीज़ें दिखती है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को भी वो दिखे। तुम लोग भी मेरे जैसे चार्ट्स को मूव करते हुए एक्सपीरियंस कर सको, मेरे जैसे हर एक कैंडल को, हर एक मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सको। ये चाहता हूं मैं। बस इतना ही नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा ऑफ स्क्रिप्ट जा रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने 50% दिखा दिया। अगर यहाँ ध्यान दो ना, इस वाले गैप पे ध्यान दो, कैसे क्लोजिंग आता है। इस वाले गैप पे ध्यान दो, क्लोजिंग कैसे आता है। एक गैप फिल हुआ, दूसरा गैप फिल हुआ, फिर क्या किए? टर्टल सूप। क्यों? यहाँ पे थे इक्वल हाइस। बहुत सिंपल चीज़ है भाई, बहुत सिंपल चीज़ है। मैंने ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, ये मेरे स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा है। ये मेरे को अभी जस्ट दिखा तो मैंने बता दिया। इतना इजी होता है प्राइस को रीड करना। तुम मेरे साथ स्टिक करोगे ना तो बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन फिलहाल हम आगे चलते हैं।
दूसरे एग्जाम्पल पे, गोल्ड पे। ये वही गोल्ड का 1 डे का चार्ट है, 1 अगस्त 2025 का। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक गैप था, जिस गैप को टू द टिक फिल करने के बाद कैसे भाग रहा है गोल्ड। ये भाग रहा है स्ट्रेट अप, ये रुकेगा नहीं। मतलब मैं गोल्ड उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करता हूँ, तो मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली गोल्ड में क्या होने वाला है। बट ये काफ़ी बुलिश दिख तो रहा है, मतलब स्ट्रेट राइज ही कर रहा है। यहाँ मैं इस चार्ट में ना तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, एक टी स्पिल करने वाला हूँ, जो कोई नहीं सिखाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से समझा है। ये चीज़ कोई नहीं सिखाता है, कोई नहीं बताता इस बारे में। और ये मैं ये गोल्ड वाला एग्जांपल इसीलिए यूज करता हूँ बार बार, क्योंकि ये बहुत क्लीन एग्जांपल है फेयर वैल्यू गैप का। लाइक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एग्जांपल्स है ये। इसमें इतना क्लीन दिखता है ना हमें। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे ये इस गैप को इतना प्रेसाइसली रेस्पेक्ट करता है प्राइस, इसलिए मेरे को ये एग्जांपल बहुत पसंद है। एनीवेज, मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक ये है कि जो मैं सीक्रेट बताने वाला था वो ये है कि एक हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप एक लोअर टाइम फ्रेम स्विंग हाई या स्विंग लो होता है। अब इसका मतलब क्या है, यही देख लेते हैं। अगर हम थोड़ा इस वाले रीजन पे ध्यान देना, इस रीजन पे जो मैंने अभी ब्लू बॉक्स से हाईलाइट किया है, और इस पे थोड़ा जूम करें, तो पता है हमें क्या दिखेगा। हम फिलहाल तो 1 डे के चार्ट में हैं, हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ये वही ब्लू वाला रीजन है जो मैंने हाईलाइट किया था, और ये ग्रे वाला जो बॉक्स है ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, ये जो अपना फेयर वैल्यू गैप का हाई है, वो हाई कहाँ बनता है, देखा। ये एक लोअर टाइम फ्रेम में स्विंग लो है। आप समझ आया मैंने क्या बोला। एक हायर टाइम फ्रेम में जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है, वो लोअर टाइम फ्रेम में बस एक स्विंग लो होता है। तो हम इस फेयर वैल्यू गैप का जो रिट्रेस होता है ना, उसको हम एज अ रेड इन लिक्विडिटी या फिर टर्टल सूप भी देख सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है। एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी रेड इन लिक्विडिटी हो रहा है, टर्टल सूप ही हो रहा है। समझ आया क्या बोला मैं। इस पे और जूम करते हैं ना, ये जो अपना स्विंग लो है इस पे थोड़ा और जूम करते हैं। ये वही वाला स्विंग लो है 15 मिनट के चार्ट में ही। तो समझ आया, जब प्राइस उस वाले गैप पे रिट्रेस करता है ना, प्राइस बेसिकली एक टर्टल सूप कर रहा होता है लोअर टाइम फ्रेम्स में, इस लो को रेड कर रहा होता है। दैट्स इट। इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है। और जब बात इंटर रिलेटेड की आती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम फेयर वैल्यू गैप्स का यूज़ लोअर टाइम फ्रेम में एंट्रीज के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्टल है। हर चार्ट में हर टाइम फ्रेम में इनका कॉन्सेप्ट सेम रहता है, इनका लॉजिक सेम रहता है, और ये सब इंटर रिलेटेड है ना। तो इसलिए अगर तुम अपने आंखें खुली नहीं रखोगे ना, तो तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे। जैसे तुमने इस चार्ट में ना, इस चार्ट में ये सब मिस कर दिया, ये सब मिस कर दिया तुमने। पता है यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ 3 इक्वल लोज बने, प्राइस ड्रॉप किया, लोज को रेड किया, क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, एग्रेसिव मूव अप। ये हमारा लो बना, ये हमारा हाई बना डीलिंग रेंज का, और हमें पता है कि प्राइस इससे लोअर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी सेल साइड लिक्विडिटी रेड हो चुका है। तो ये हमारा प्रोटेक्टेड लो है, ये हमारे डीलिंग रेंज का लो है, एब्सोल्यूट लो। इसलिए हम डीलिंग रेंज यहां से ड्रॉ करते हैं, यहां से लेके यहां तक, इस हाई तक, ये बना हमारा डीलिंग रेंज। और डीलिंग रेंज में डिस्काउंट में क्या है, डिस्काउंट में हमारा फेयर वैल्यू गैप। प्राइस रिट्रेस करता है कहां तक, फेयर वैल्यू गैप के भी 50% तक, फिर वो ऊपर कंटिन्यू करता है।
और बस इतना ही नहीं, यहाँ पे बस फेयर वैल्यू गैप ही नहीं रहता है, यहाँ पे बस बीसी नहीं रहता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी रहता है। ये वाला कैंडल, ये डिस्प्लेसमेंट और लिक्विडिटी रेट के पहले लास्ट बेयरिश कैंडल कौन सा वाला है? यही है ना, यही तो अपना ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस यहीं तक रिट्रेस करता है। पीडीआर स्टैकिंग, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक सेम लेवल पे बन गए, इसीलिए ये इतना सेंसिटिव लेवल है। अगेन यहाँ क्या होता है, हम ऊपर जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हाइज बनाते हैं, नीचे ड्रॉप करते हैं, इस वाले स्विंग लो को रेड करते हैं। अगेन टर्टल सूप हो गया, टर्टल सूप हो गया, तो ये हमारा प्रोटेक्टेड लो है। प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे स्विंग हाई बनाता है, रिट्रेस करता है, कहाँ तक रिट्रेस करता है? इक्विलिब्रियम तक। इक्विलिब्रियम में भी कहाँ? इस वाले फेयर वैल्यू गैप के 50% तक। इतना प्रिसाइस है प्राइस, इतना ज्यादा प्रिसाइस, इतने क्लीन होते हैं चार्ट्स, अगर तुम्हें रीड करना है तो बस रीड करना आना है। आगे चलते हैं एक नैस्डैक के एग्जांपल में। ये हमारे नैस्डैक का डेली का चार्ट है, ये भी काफ़ी रिसेंट प्राइस एक्शन है। और जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में करते हैं, यहाँ पे तुम वीडियो को पॉज करो और मेरे को बताओ कि सबसे रीसेंट बुलिश फेयर वैल्यू गैप कौन सा वाला है, सबसे रीसेंट। अगर तुमने वीडियो को सच्ची में पॉज किया होगा और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप स्पॉट करने की कोशिश की होगी, तो तुम्हें ना ये वाला गैप जरूर दिखा होगा। अगेन ये ऐसा वाला एग्जांपल है जिसमें बस सेकंड वाला कैंडल, मतलब बीच वाला कैंडल ही बुलिश है, उसका प्रीवियस और नेक्स्ट वाला कैंडल बेरिश है, लेकिन फिर भी एक वैलिड वैलिड बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि प्राइस यहाँ ऊपर डिलीवर करता है, तो ये इसीलिए बुलिश गैप है। और पूरे राइट साइड में हम देखें ना, तो हमें क्या दिखता है पता है? हमें दिखता है ये प्राइस इतना नीचे ड्रॉप करता है, इस लो को भी रेड करता है, लेकिन क्लोज कहाँ होता है? क्लोजिंग कहाँ आता है प्राइस का, वो चेक करो। प्राइस का क्लोजिंग आता है फेयर वैल्यू गैप के अंदर। ये है हमारे इब्डा का फुटप्रिंट, ये दर्शाता है कि इब्डा को प्राइस को बुलिश हायर पुश करना है। ये इब्डा का विलिंगनेस दिखाता है हमें कि इब्डा इज विलिंग टू पुश प्राइस हायर, कि वो इतना नीचे आके यहाँ टर्टल सूप भी करता है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ देता है? इस गैप के अंदर। अब थोड़ा इस वाले लो पे ध्यान देंगे, जिस लो पे टर्टल सूप हुआ है। अगेन टर्टल सूप क्या है? जब ऐसे एक स्विंग लो बनता है, प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, उस स्विंग लो को रेड करता है। क्यों रेड करता है? क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स या फिर जो डम मनी, अनइन्फॉर्म्ड मनी जो होता है, वो यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं ना, उनके स्टॉप लॉसेस रहते हैं इस लो के नीचे। तो इसलिए स्मार्ट मनी, इब्डा, वो क्या करता है, वो प्राइस को नीचे ड्रॉप करता है उन अनइन्फॉर्म्ड मनी का स्टॉप लॉस रेड करने के लिए, ताकि वहां पे स्मार्ट मनी अपना लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सके, फिर इब्डा प्राइस को अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करता है। यही होता है टर्टल सूप। जहां जहां अनइन्फॉर्म्ड मनी का स्टॉप लॉस है, वहां वहां इब्डा रेड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले समझाया था, बहुत पहले। अब मैं अभी भी इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बेस्ट टीचर हूँ। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ ना कि मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। मैं वो मीन करता हूँ, क्योंकि मेरे से बेटर सच्ची कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं ऐसे सिखाता हूँ। अब
उस टर्टल सूप वाले लो पे अगर हम थोड़ा सा जूम करें ना, हम फिलहाल 1 डे के चार्ट में हैं, तो चलते हैं 4 आवर के चार्ट में। 4 आवर के चार्ट में ये वही वाला टर्टल सूप है। ये हमारा वो डेली टाइम फ्रेम वाला फेयर वैल्यू गैप है। और यहाँ पता है क्या है? यहाँ पे जैसे ये वाला एग्जांपल था ना, कि यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन प्राइस इतना नीचे ड्रॉप करता है फिर भी गैप के अंदर आके ही क्लोज करता है 1 डे के चार्ट में, मतलब इस वाले चार्ट में, है ना? ऐसा सिमिलर सा एक एग्जांपल यहाँ पे भी है 4 आवर के चार्ट में। दिखा तुम्हें? वीडियो को पॉज करो और खुद से स्पॉट करो कि ऐसा वाला एग्जांपल यहाँ कहाँ है। अब दिखा? ये ये रहा हमारा वैसा सिमिलर सा एग्जांपल कि प्राइस इतना नीचे तक डिग करता है लेकिन क्लोजिंग कहाँ आता है? क्लोजिंग आता है गैप के अंदर ही। इसी से पता चलता है कि इब्डा को प्राइस को और ऊपर लेके जाना है। प्राइस वीक है, ठीक है, प्राइस डेफिनेटली बहुत वीक है, इसलिए इतना नीचे तक ड्रॉप कर रहा है। आइडियल कंडीशंस में प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर तक ही ड्रॉप करता है, या तो 50% तक, फिर कंटिन्यू करता है। प्राइस बहुत वीक है इसलिए इतना नीचे ड्रॉप कर रहा है, लेकिन फिर भी बुलिश है। वीक बट बुलिश, इसीलिए क्लोजिंग सारे अंदर आ रहे हैं। ऐसे हम प्राइस को रीड करते हैं। ये सारे चीजें जो होते हैं ना, इनको ऑब्जर्व करके हमें पता चलता है कि प्राइस अभी किस कंडीशन में है। और बस इतना ही नहीं, पता है यहाँ पे और क्या हुआ? मैं जब वो ब्लैंक ब्लैंक पेज में एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बताया था। एक वो CISD, और फिर लिक्विडिटी रेट, फिर फेयर वैल्यू गैप वाला। यहाँ पे वही तो हुआ है, ये हमारा एक स्विंग हाई था, प्राइस ने यहाँ उस स्विंग हाई को रेड किया, टर्टल सूप बना। फिर यहाँ पे एक 4 आवर के चार्ट में एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था। अगर जब यहाँ पे लिक्विडिटी रेड हुआ ना, तुम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में ड्रॉप करोगे और एक CISD का वेट करोगे, एक बेरिश CISD का वेट करोगे, फिर उस रिट्रेसमेंट पे सेल कर दोगे, और यहाँ पे इस वाले गैप के अंदर तुम अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। बस, वो ट्रेड है तुम्हारा। आ गया तुम्हें ट्रेड करना। और क्या चाहिए? बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल है। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। बंदा चाहे तो ये एक स्ट्रेटेजी पूरे जिंदगी भर यूज कर सकता है कि लिक्विडिटी रेड हुआ, नीचे गैप प्रेजेंट है, CISD पे शॉर्ट, गैप पे टारगेट। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। तुम्हें नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम सीरियस नहीं हो। मैंने मैंने वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी ड्रॉप किया। कोई बंदा चाहे ना तो पूरा जिंदगी इस चीज को रन कर सकता है कि मैं तो बस यही करता हूँ, मैं लिक्विडिटी रेट पे शॉर्ट करता हूँ या फिर लॉन्ग करता हूँ CISD के बाद, और टारगेट करता हूँ एक इम्बैलेंस जो कि पेंडिंग है। ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। अब अगर हम इस लो पे थोड़ा ध्यान दें और इस रीजन पे थोड़ा जूम करें, तो हमें और इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। पता है क्या? थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। दिखा तुम्हें रीजन? ये जो प्राइस ड्रॉप करता है यहाँ पे, तो हमारा 4 आवर वाला गैप प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन प्राइस इतने नीचे तक क्यों आता है, मतलब ये लो यहीं पे क्यों बनता है? उसके पीछे भी रीजन है। हम उस चीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हैं कि हम इस वाले लो को, कि प्राइस गैप रहते बावजूद यहां तक क्यों ड्रॉप किया और एग्जैक्ट इसी पोजीशन से क्यों रिवर्स किया, हम वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ट हैं। ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। हमारे पास नैरेटिव है, लॉजिक है हर एक मूव का। हमें दिख रहे हैं, हम प्राइस को टू द टिक रीड कर सकते हैं। पता है यहाँ पे क्या हुआ? हम थोड़ा अगर ध्यान देना, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है बुलिश, ठीक है, और ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना,
गैप तो यहाँ फिल हो जाता है, लेकिन 50% वाला लेवल पेंडिंग रह जाता है। थोड़ा प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक स्विंग लो बनाता है, नीचे ड्रॉप करता है, स्विंग लो को रेड करता है, साथ ही में इस इम्बैलेंस के 50% तक आता है। ये क्या हुआ, ये पीडीआर स्टैकिंग हुआ, एक टर्टल सूप प्लस अ फेयर वैल्यू गैप। और जब ये होता है तो इस सीरीज में जो हाईएस्ट कैंडल है वो क्या बनता है, इस सीरीज का जो हाईएस्ट कैंडल है वो हमारा सीआईएसडी बनता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, कि इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद प्राइस यहीं तक रिट्रेस करेगा, फिर वो कंटिन्यू करेगा। तुम्हें दिख रहा है प्राइस कहां तक रिट्रेस किया। यहां पे 4 आवर में फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है, यहां पे सीआईएसडी प्रेजेंट है। ये भी एक पीडीआर स्टैकिंग का एग्जांपल है। इसलिए मेरे को चार्ट्स इतने पसंद है, इसीलिए मेरे को चार्ट्स रीड करना इतना पसंद है, क्योंकि सब दिखता है मुझे, और तुम्हें भी दिखेगा अगर तुम ध्यान लगाओगे तो। अगर तुम मेरे बताए हुए चीजों को अपने चार्ट में देखोगे तो, खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो, तब तुम्हें दिखेगा। बहुत घुमा लिया। अब चलते हैं उस वाले एग्जाम्पल पे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जो कि फिल हो गया होता है पूरा, पूरा वो गैप फिल हो गया होता है बॉटम तक। यहाँ पे सीआईएसडी को भी हिट कर देते हैं हम, ये जो सीआईएसडी है इसको भी हिट कर देते हैं हम। लेकिन फिर प्राइस वापस 50% तक क्यों आता है, इतना हायर जाने के बाद वापस वहां पर ड्रॉप क्यों करता है? पता है क्यों करता है? ये भी कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं। ये इसीलिए करता है क्योंकि अगर तुम यहां ध्यान दोगे ना, कैंडल गैप को फिल तो करता है, लेकिन एक भी कैंडल का क्लोजिंग क्या गैप के अंदर आता है? एक भी क्लोजिंग गैप के अंदर नहीं आता है। सारे क्लोजिंग्स गैप के बाहर, बस विक्स बनाता है अंदर। इससे पता है हमें क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये जो यहाँ पे इम्बैलेंस रह गया था ना, यहाँ पे वो प्रॉपरली फिल नहीं हुआ है। यहाँ पे फिर भी ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, क्योंकि इब्डा ने यहाँ के ऑर्डर्स को प्रॉपरली फिल नहीं किया है, बस वीक किया है यहाँ पे। इसीलिए इन इम्बैलेंसेस को, इन ऑर्डर्स को सही से फिल करने के लिए इब्डा को वापस से प्राइस को वहां लाना पड़ता है, ताकि प्रॉपर फिल हो जाए वो सारे ऑर्डर्स। इसीलिए प्राइस वापस उस गैप के अंदर ड्रॉप करता है। बस, दैट्स इट। और आगे चलते हैं, नेस्डैक का और एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे नेस्डैक का 1 मिनट का चार्ट है, 8 सितंबर 2025 से। अब बताओ यहां पे क्या दिख रहा है तुम्हें? अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, और मान लो तुम एक ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडर हो कि नहीं, तुम्हें फेयर वाले गैप्स उतने सही नहीं लगते, तुम बस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करते हो, ऑर्डर ब्लॉक्स के बेसिस पे ट्रेड करते हो तुम, तो तब भी ना तुम्हें ये चीजें जरूर दिखे होंगे। यहाँ पे क्या था, इक्वल लोज, रेड हुआ, ये क्या है, हमारा बेरिश कैंडल, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, तो इसका जो ओपन है वो क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस कहाँ तक रिट्रेस करता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक ही। और उसके ओपन को कैसे रेस्पेक्ट करता है, देखो कैसे रेस्पेक्ट करता है उसके ओपन को। फिर प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है, ये ऑर्डर ब्लॉक को ये वाला कैंडल फिल करता है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रोपल्शन ब्लॉक है, जो एक और टाइप का ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स के वीडियो में समझाया था, नहीं देखा है तो देख के, वरना ये कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें। तो ये भी हमारा प्रोपल्शन ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का ऑर्डर ब्लॉक ही है। प्राइस वापस ऊपर जाते हैं, नीचे ड्रॉप करता है, क्या करता है, लिक्विडिटी रेड करता है, टर्टल सूप, नीचे ड्रॉप करता है, ऑर्डर ब्लॉक को फिल करता है, वापस ऊपर कंटिन्यू करता है।
यहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक के ओपन को कैसे रेस्पेक्ट करता है देखो। इसीलिए बोलता हूं, विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये नोट्स में होना चाहिए तुम्हें। ये तुम्हारे नोट्स में नहीं, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए ये। रात को सोने जाओ तब ये बात याद आनी चाहिए, सुबह दिन में उठो तब ये बात याद आनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट बात है ये। लेकिन सच बताओ ना, तो मेरे को ना यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं दिखे। मेरे को यहाँ कुछ और दिखा। पता है यहाँ पे क्या दिखा मेरे को, कि प्राइस यहाँ ड्रॉप किया ना, तो मेरे को दिखा ये वाला फेयर वैल्यू गैप। अब तुम पूछोगे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि अगर बॉडी क्लोजिंग अंदर आ जाता है तो मतलब ये वाला रेंज प्रॉपरली फिल हो चुका है, फिर भी मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को क्यों मार्क करके रखा था? फिर भी ये ऑर्डर ब्लॉक इतना वैलिड क्यों है? और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी इतने अच्छे से रेस्पेक्ट क्यों किया है प्राइस ने? क्यों है ये फेयर वैल्यू गैप इतना वैलिड? क्योंकि हमारा जो नैस्डैक वाला मार्केट है वो ओपन होता है 9:30 बजे, 9:30 AM न्यूयॉर्क टाइम में। और उसके बाद जो पहला 1 मिनट के चार्ट में फेयर वैल्यू गैप बनता है ना, उसको हम फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ऑफ द डे कहते हैं। 9:30 को नैस्डैक का मार्केट ओपन होता है, मतलब न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होता है। 9:30 के बाद जो 1 मिनट के चार्ट में फर्स्ट गैप बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन इसका यूज मैं खुद करता हूं। अगर मेरा उस दिन का बायस या उस दिन का ड्रॉ बुलिश है तो मैं इसके रिट्रेसमेंट पे बाई करता हूं, और अगर मैं उस दिन बेरिश हूं तो मैं इसके नीचे क्लोजिंग पे मैं सेल भी करता हूं। इसको मैं हमेशा अपने चार्ट में मार्क करके रखता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। ये चाहे कुछ भी हो जाए, प्राइस कितना बार भी इसके ऊपर नीचे फिल क्यों ना कर दे, ये फिर भी सिग्निफिकेंट रहता है। और हमेशा याद रखना कि 9:30 के बाद ही हमें फर्स्ट गैप देखना है। जो फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप होता है वो 9:30 के बाद में बनता है। लेकिन इसका भी एक बहुत स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। जैसे कि मैंने बोला कि 9:30 के बाद से ही हमें गैप देखना होता है। तो अगर 9:30 वाला कैंडल ही एक फेयर वैल्यू गैप हो तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हम 9:31 से काउंट करना चालू करेंगे। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। हम 9:30 के पहले तो हम फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप कभी नहीं कंसीडर करेंगे। इससे पहले जो भी गैप बनता है वो सब उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना ये है। लेकिन हम 9:30 वाले कैंडल को फेयर वैल्यू गैप एक ही कंडीशन में कह सकते हैं। वो क्या है कि 8:30 में अगर न्यूज होता है तो, अगर 8:30 में न्यूज होता है तभी हम 9:30 वाले गैप को कंसीडर करेंगे, वरना हम फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप 9:30 के बाद से, मतलब 9:31 से चेक करना चालू करते हैं। अब अगर ये जो मैंने चीज बोला ना, ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है कि 9:30 वाला कैंडल कब गैप बन सकता है, कब वो वैलिड गैप होता है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया जाता है। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, मैं अपना सारा नॉलेज दे रहा हूं तुम्हें। आई होप यू अप्रिशिएट दैट। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये सारी चीज नोट कर रहे हो, क्योंकि कोई नहीं बता रहा है तुम्हें ये मेरे अलावा। तुम्हारे नोट्स में नहीं रहेंगे, तुम मेरे वीडियोस को सही से फॉलो नहीं करोगे ना, तो भूल जाओगे। जैसे कि तुम भूल जाओगे कि मैं अभी जो नेक्स्ट चीज दिखाने वाला वो ये है कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाए ना, तो ये जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है उस पे प्राइस रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है, हायर कंटिन्यू करता है। लेकिन पता है यहाँ पे क्या है? ये भी तो एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये प्राइस को रोक क्यों नहीं पाता है? कैंडल का बॉडी इसके ऊपर क्लोज भी करता है,
जब कैंडल का बॉडी इसके ऊपर क्लोज करता है ना, उसको हम एज अ बाई सिग्नल भी ट्रीट कर सकते हैं। पता है ये क्लोजिंग की वजह से हम बाई क्यों करते हैं? कि कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया तो हम बाई कर दिए। ये क्या बात हुई? मैं बोलता हूं ना, विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। तो यहां से ना हमें एक स्टोरी पता चल रहा है, एक नैरेटिव पता चल रहा है जो इब्डा हमें बताना चाह रहा है, जिसके वजह से हम यहाँ पे बाई करते हैं। जब इसका क्लोजिंग आ जाते हैं ऊपर तो हम नेक्स्ट कैंडल में ही बाई कर देते हैं। अब हम यहाँ बाई क्यों करते हैं? इस गैप के ऊपर क्लोजिंग आने इतना सिग्निफिकेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप योर आईज ओपन। मैंने जो एग्जांपल्स बताए ना, जो मैंने आज इतना इन डेप्थ फेयर वैल्यू गैप को एक्सप्लेन किया ना, भूल जाओगे तुम। नोट्स बनाओ और अपने चार्ट में ये सारे एग्जांपल, जो जो चीज मैंने बताया, उन सभी चीजों को प्ले आउट होते हुए अपनी आंखों से देखो। तभी याद रहेंगे, तभी तुम खुद से स्पॉट कर पाओगे।